परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सीटीईटी 31 जनवरी 2021 का ये जो प्रश्न पत्र है मेरे हाथ में है, और जिन्होंने संस्कृत भाषा को प्रथम भाषा के रूप में चयन किया है उनके लिए गद्य खंड आया था, उल्लाल राज्यम किंचन लघु संस्थानम। इस गद्य खंड और इस गद्य खंड का पूरा व्याख्यान मैं अगले वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रश्न इस गद्य खंड से आए थे उन प्रश्नों का उत्तर आपको बता देता हूं, जिससे कि आप उत्तरों को शीघ्रता से मिला सकें। तो बंधुओं, इसमें जो पहला प्रश्न था, स्वप्राण वियोगात पूर्वम राजा किम कृतवान, अपने प्राण के वियोग से पूर्व अर्थात मरने से पहले राजा ने क्या किया। तो बंधुओं, इसका ये विकल्प सही है, रानी अभया देवी से क्षमा याचना की, क्योंकि राजा ने मरने से पहले अपनी रानी से क्षमा मांगी थी। अगला प्रश्न क्या है, वयम युद्धम सम्मुखी कर्तुम सज्जा, हम सब युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किंतु देश को दूसरों के लिए नहीं देंगे, दूसरों के अधीन नहीं होने देंगे। यह उक्ति जो थी वीर रानी की थी, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि इति युक्ति कस्याः आसीत, यह युक्ति किसकी थी। तो यह युक्ति किसकी थी, यह युक्ति रानी की थी, और रानी का नाम क्या था, अभया देवी। रानी अभया देवी की उक्ति थी कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, परंतु अपने राज्य को विदेशियों को नहीं देंगे। यहाँ पर विकल्प सही करने का एक और तरीका था बंधुओं, क्या, कस्याः, किसकी उक्ति थी। तो यहाँ स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग है कस्याः, तो स्त्रीलिंग ही उत्तर भी होना चाहिए, तो विकल्प में भी दूसरा ही है। आगे देखिए, जीवंती इसम इस इति पदद्वयस्य मिलित्वा अर्था, जीवंत इसम को पद को यदि मिलाएंगे दोनों पदों को तो अर्थ बनेगा। तो बंधुओं, अजीवम, अजीवत, अजीवत, अजीवन, जो इस प्रकार जब हम देखेंगे तो जीवंती प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का ही रूप हमको चुनना होगा। यहाँ पर इसम लगा के भूतकाल किया गया है, और यहाँ पर ये लंग लकार का भूतकाल का बहुवचन का उदाहरण है। तो इसके समानार्थक कौन है, अजीवन, क्योंकि यहाँ भी बहुवचन है प्रथम पुरुष और यहाँ भी प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए चौथा विकल्प अजीवन सही है। आगे देखते हैं, संस्थान रक्षणाय स्वयं शासन सूत्रम गृहीतुम अभया देवी केन उपदिष्टा, राज्य को ग्रहण करने के लिए अभया देवी को किनके द्वारा उपदेशित किया गया। तो यहाँ पर विकल्प मंत्री भी सही है, क्योंकि मंत्रियों ने रानी को बताया कि आपको शासन की लगाम अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, मंत्री सही है। आगे, संपत्ति कारणतः राजा विलास प्रिय जाता, संपत्ति के कारण राजा विलास प्रिय हो गया। इस वाक्य में संपत्ति कारणतः इति पदे प्रयुक्तः तद्धित प्रत्ययः कस्या विभक्त्या, इस पद में तद्धित प्रत्यय किस विभक्ति में प्रयोग हुआ है। तो बंधुओं, ये जो संपत्ति कारणता पद है यहाँ पर तसिल प्रत्यय है, और तसिल प्रत्यय पंचमी व्यक्ति के अर्थ में होता है। मैंने यहाँ पर दो उदाहरण भी समझाए हैं, जैसे दिल्लीतः, दिल्ली से, लखनऊतः, लखनऊ से। उसी प्रकार संपत्ति कारणतः, संपत्ति के कारण से, तो पंचमी व्यक्ति का बोध कराता है यह तसिल प्रत्यय, जो कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो पंचमी यहाँ पर सही है। एला, लवंग, मरीच आदि नाम, तो एला, इलायची, लौंग, मरीच आदि अर्थात काली मिर्च आदि का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता था, उल्लाल प्रांत में होता था। अगला जो प्रश्न है देखिए, उल्लाल राज्य की अर्थात जो उल्लाल का राजा था उसके मदिरापान की जो प्रवृत्ति थी किसके कारण से बढ़ गई, किसके कारण से मदिरापान करने की प्रवृत्ति बढ़ी, पुर्तगालियों की वजह से बढ़ी थी। तो देखिए पोर्तुगीसा नाम, ये विकल्प ठीक है, अन्य विकल्प गलत है। पोर्तुगीसः सह, देखिए सह के योग में तृतीय व्यक्ति बहुवचन, पोर्तुगीसः सह युद्धम कर्तुम, पुर्तगालियों के साथ युद्ध करने के लिए अभया देवी ने केसाम सहायम याचितवती, किनकी सहायता मांगी। तो अभया देवी ने किनकी सहायता मांगी, तो पड़ोसी राज्यों की सहायता मांगी थी। तो पड़ोसी राज्यों की संस्कृत है प्रतिवेशी राज्य नाम, प्रतिवेशी राज्य नाम
यहाँ पर प्रतिवेशी राज्य नाम, पड़ोसी राज्य, तो यहाँ पर विकल्प 2 प्रतिवेशी राज्य नाम सही है। युद्ध भूमौ एकाकितया कहा पतित आसीत, कौन गिर गया युद्ध भूमि में? तो युद्ध भूमि में कौन गिर गया? तो युद्ध भूमि में राजा उल्लाल का जो राजा था गिर गया था, तो ये पहला विकल्प सही है। अब देखिए बंधुओं, गद्यखंड पर आधारित प्रश्नों को आपने चेक कर लिया है। बंधुओं, ये जो पद्य है जिस पर आपको प्रश्न आधारित हैं, तो इस पद्य का अर्थ भी मैं आपको बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ बताऊंगा। अभी आपको उत्तर बताता हूं क्या है। धीरत्वम कीदृशा गुणा, धीरत्वम कैसा गुण है? तो यहां पर बंधुओं जब जाएंगे तो बताया गया है कि धीरत्वम सहजा गुणा, धीरत्वम कैसा गुण है? सहजा गुणा अर्थात साहजिका, यह विकल्प सही है। आगे देखते हैं। प्रसूतम धनम विद्याम ऐश्वर्यम च प्राप्य पंडित जना कथम विचरती, बहुत अधिक धन को, विद्या को, ऐश्वर्य को चा प्राप्त करके पंडित लोग कैसे विचरण करते हैं? तो बताया गया है अगर्वितासन, बिना घमंड किए हुए, उन्मत्त होकर, प्रहसितासन, मूढ़सन, ये सभी विकल्प तीनों गलत हैं। पहला विकल्प सही है अगर्वितासन। भक्ति सुधा रस है इति पदे कविनः कह अलंकारा, भक्ति सुधा रस में कौन सा अलंकार है? तो बंधुओं भक्ति रूपी सुधा रस से, भक्ति रूपी सुधा रस से यहां पर रूपक अलंकार है, स्पष्ट है। आगे मधु तिष्ठति जिह्वा अग्रे, मधु अर्थात शहद ठहरता है जिह्वा के अग्रभाग में, हृदय में तो हलाहलम, हृदय में हलाहल, तो हलाहल है मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जिह्वा के अग्रभाग में शहद रहता है और हृदय में तो जहर भरा होता है। इति उक्त्वा कवि वर्णन करोति, यह कह करके कवि वर्णन करता है। इस उक्ति के द्वारा क्या वर्णन करता है? असत्यवादिना सज्जनस्य, असत्यवादी सज्जनों का, असत्यवादी सज्जन ही नहीं हो सकता, पहली बात यहीं पर गलत है। प्रियवादी और दुर्जन, जो मीठा बोलते हैं दुष्ट होते हैं, इन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है। अप्रियवादी दुर्जन, सत्यवादी मित्र, तो बंधुओं यहाँ पर दूसरा विकल्प ठीक है, क्योंकि प्रियवादी और दुर्जन के लिए पद्य आया था, मुझे ध्यान है, ये देखिए कहाँ पर था, ये है दुर्जना प्रियवादी हृदय तु हलालम, ठीक है। ऊपर लिखित श्लोकानुसारम देवस्य अस्तित्व किम कारणम, जो पद्य है उसमें देव के अस्तित्व का क्या कारण है? देव का अस्तित्व, देवता का जो अस्तित्व है कैसे है? तो उसके लिए देवता न पत्थर में है, न मिट्टी में है, न लकड़ी में है, देवता तो भाव में है। किसमें है? भाव में। आगे पंच पितृसु काह न गृहते, जो 5 पिता बताए गए हैं शास्त्रों में, उन 5 पिता में कौन नहीं है? जन्मदाता, गुरु, अन्नदाता, ये तीनों हैं, राज्य मंत्री नहीं है। तो बंधुओं ये आपने प्रश्न किए गद्य खंड के और पद्य पर आधारित प्रश्न आपने कर लिए हैं। अब इस प्रश्न पत्र में जो शिक्षण शैली से संबंधित प्रश्न आए हैं उन पर भी मैं आपको अपने विचार देता हूं। चूंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनके अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा मैं अपनी जो प्रश्न करने का जो मेरा तरीका है उस आधार पर मैं आपको बता सकूं कि कौन सा प्रश्न यहाँ पर ठीक होगा। तो क्या है देखिए, धारा प्रवाहिता अर्थात, धारा प्रवाहिता का क्या मतलब है? व्याकरण नियमानाम स्पष्टम वर्णनम प्रयोगा, व्याकरण के नियमों का स्पष्ट वर्णन और प्रयोग। शुद्धता के द्वारा वाक्यानाम उच्चारणम, शुद्धता से वाक्यों का उच्चारण करना। संभाषण के द्वारा, पठन के द्वारा, लेखन के द्वारा आनंद सहित अभिव्यक्ति, आनंद सहित अभिव्यक्ति। दोष मुक्तम लेखनम, दोष मुक्त लेखन। अब बंधुओं ये 4 विकल्प आपने पढ़ लिए, मैंने अर्थ बता दिया, आप अब समझ सकते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो उत्तर आपको बिल्कुल गलत लग रहा है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाहिता से तात्पर्य है बोलने से और यहाँ पर है दोष मुक्त लेखन से, तो पहला ये विकल्प तो गलत है। और धारा प्रवाह का तात्पर्य व्याकरण नियमानाम स्पष्ट वर्णनम प्रयोगा, तो जब धारा प्रवाह बात होगी तो जरूरी नहीं है कि व्याकरण के नियमों का स्पष्ट वर्णन और प्रयोग हो, ये भी यहाँ पर उचित नहीं है। शुद्धता से वाक्य का उच्चारण, आगे देखते हैं। संभाषण से
पठन से, लेखन से आनंद सहित अभिव्यक्ति। लेखन शब्द आ गया जो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गलत है। यहाँ पर एक दूसरा विकल्प मेरे हिसाब से ठीक है, शुद्धता से वाक्यों का उच्चारण, क्योंकि यहाँ पर वाक्य का उच्चारण नहीं है, वाक्यों का, अर्थात बहुवचन में वाक्य कही गई है। और जब हम धारा प्रभाव बोलेंगे तो एक वाक्य नहीं कई वाक्यों को बोलेंगे। इसका तात्पर्य यही है कि शुद्धता से वाक्यों का उच्चारण करेंगे तो धारा प्रवाह बोलेंगे। तो दूसरा विकल्प मुझे सही लग रहा है। आगे देखिए क्या है, पठनस्य ऊर्ध्वगामी उपागमा, पढ़ने का ऊर्ध्वगामी उपागम इत्यस्य प्रधान प्राधान्य क्रम अस्ति। प्रधान क्रम क्या है, तो यहाँ पर दे दिया, दिखा दिया ना, बॉटम अप अप्रोच। तो ऊर्ध्वगामी क्रम क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो मुख से हमारे ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकलने के बाद क्या वर्ण होता है, कि अक्षर होता है, कि शब्द आता है, कि वाक्य आता है, तो जो क्रम है वो यहाँ पर पूछा गया है। अब बंधुओं इस तरीके का प्रश्न आए तो सबसे पहले आप इसमें देखिए सबसे बाद में क्या है, सबसे बाद में क्या है, वाक्य। सबसे बाद में वाक्य बनता है, ये वर्ण ध्वनि सबसे पहले होते तो वाक्य। वाक्य कहां पर, सी। तो आप ये देखिए कि सी अंत में कहां पर है, सी अंत में यहां पर है और यहां पर है। तो या तो यह विकल्प सही हो सकता है अथवा यह विकल्प सही हो सकता है, अर्थात दो विकल्प तो आपके गलत हो गए। अब कौन से, दो ही तो बचे, अब दो बचे। अब आगे का विचार कर लीजिए, क्या सबसे पहले ध्वनि होगा, तो देखिए इन दोनों में ध्वनि है ही, बिल्कुल सही है दोनों। दूसरा विकल्प यहाँ पर क्या है, डी, और यहाँ पर क्या, ई। अब क्लियर हो जाएगा। तो ए के बाद डी, ए के बाद डी, तो ए के बाद डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि के बाद वर्ण, ध्वनि के बाद अक्षर बनेगा, अक्षर के बाद वर्ण बनेगा, शब्द तो बहुत बाद में बनेगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डी, तो ये गलत है, ए के बाद ई आएगा। ठीक है बंधुओं, तो दूसरा विकल्प ठीक हो गया कितनी आसानी से। आगे देखिए, भाषायः अधिग्रहणस्य सामाजिक विनिमय, भाषा के ग्रहण का सामाजिक विनिमय इति सिद्धांतम अधिकृत, इस सिद्धांत को अधिकृत करके अधोलिखितेषु कहा उक्ति समीचीना, अधोलिखित कौन सी उक्ति समीचीन है। सामाजिक विनिमय को ध्यान रख के कौन सी उक्ति समीचीन है। देखिए, यदा जब भाषा का प्राधान्य आपाठ्यक्रमम भवति तदा भाषाया अधिगमा शक्या, जब भाषा का प्राधान्य आपाठ्यक्रम होगा। बंधुओं सामाजिक विनिमय से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, हटाइए। यदा विद्यार्थी नाम कृते, जब विद्यार्थियों के लिए अनुकरण का पुनर्वलन का अवसर दिया जाएगा, तदा भाषा अधिगमा। देखिए यहाँ पर भी बंधुओं सामाजिक विनिमय से भाव नहीं बन रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए अनुकरण और पुनर्वलन का अवसर देना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ विनिमय शब्द भी नहीं आया है, हटाइए। अन्य सह सार्थक चर्चा, दूसरे लोगों के साथ सार्थक चर्चा करना, विनिमय कर के लिए भाषा शिक्षार्थिभ्य आवश्यक अवसर प्रथप्य, जो भाषा के शिक्षक आदि लोग हैं उनके द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। तो अन्य लोगों के साथ चर्चा करना, ये देखिए कुछ कुछ सही लग रहा है। अभी हम चौथा विकल्प और पढ़ लें, भाषा विद्यार्थी नाम बोधगम्य प्रविष्टि, भाषा विद्यार्थियों की बोधगम्य प्रविष्टियों के द्वारा सह सम्मेलन भवेत, सह सम्मेलन होना चाहिए। यासाम काठिन्य स्तर, जिसमें कठिनता का स्तर किंचित अधिका स्यात्, जिसका कठिनता का स्तर कुछ अधिक हो, कठिनता का स्तर कुछ अधिक हो। बंधु ये बात कुछ हजम नहीं हुई, कठिनता का स्तर अधिक होने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं तीसरे विकल्प पे जाऊंगा बंधुओं। इन चारों विकल्पों को देखकर मुझे तीसरा विकल्प सही लग रहा है। अब आगे चलते हैं, क्या प्रश्न है, भविष्य अनुमानम एकेन उपकौशल रूपेण संबद्धम अस्ति, भविष्य अनुमानम एकेन उपकौशल रूपेण संबद्धम अस्ति। तो क्या कह रहे हैं, सारांश करणेन, टिप्पणी लेखनेन, पठनेन, प्रारूप निर्माणनेन। देखिए बंधुओं यहां पर भविष्य का जो अनुमान है, एकेन उपकौशल रूपेण संबद्धम, किस उपकौशल से संबद्ध है। देखिए आगे की जो योजना आप बनाएंगे, कभी भी जब आपको योजना बनाएंगे तो सारांश करण से, टिप्पणी लिखने से,
टिप्पणी लिखने से भविष्य की कोई योजना, सारांश से कोई योजना नहीं, पठनेन पढ़ने से ये भी नहीं, प्रारूप निर्माणेन प्रारूप निर्माण ड्राफ्टिंग। ये बंधुओं को मुझे लग रहा है जब हम कोई योजना बनाएंगे और जब योजना भविष्य के उद्देश्य से जब बनाएंगे तो हम ड्राफ्टिंग करेंगे, तो प्रारूप निर्माण करेंगे। मेरे हिसाब से ये प्रारूप निर्माण यहाँ पर ठीक होना चाहिए। बाकी ये प्रश्न कुछ मेरे लिए दुविधा का है, खैर देखते हैं भविष्य में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। यदा सम्यक नियुक्ति अवसराणाम कृते, यदि सम्यक प्रकार से नियुक्ति के अवसरों के लिए छात्र भाषा अधिगम करते हैं, तदा तेसाम भाषा अधिगम प्रेरणा होती, तब तेसाम उनके लिए भाषा अधिगम की प्रेरणा होती है। जब नियुक्ति के लिए छात्र भाषा अधिगम करते हैं तब भाषा अधिगम की प्रेरणा होती है। कैसी होती है भाषा अधिगम की प्रेरणा? बाहिकी बाहरी, कार्योन्मुखी कार्य की ओर उन्मुख। चलिए देखते हैं। आत्म केंद्रित नहीं, आंतरिकी नहीं, दो तो नहीं हो सकते बंधुओं। अब बात आ रही बाहिकी और कार्योन्मुखी। नियुक्ति के अवसर छात्रों की भाषा अधिगम करते तो भाषा अधिगम की प्रेरणा, तो भाषा अधिगम की प्रेरणा हमको मिलेगी कार्य की ओर उन्मुख होने से, क्योंकि नियुक्ति के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, तो जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो कार्य उन्मुखी पर हम जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रभावकारी भाषा कक्षाया, प्रभावकारी भाषा कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है शिक्षार्थियों के लिए अवसर देना। प्रभावकारी भाषा कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है शिक्षार्थियों के लिए अवसर देना। अनुकरण कर्तुम, वार्ता विनिमय कर्तुम, दोषान न्यूनी कर्तुम, मूल्यांकन कर्तुम। शिक्षार्थियों के लिए अवसर देना, अनुकरण करने के लिए अवसर देना, वार्ता विनिमय करने के लिए अवसर देना, दोष कम करने के लिए अवसर देना, मूल्यांकन करने के लिए अवसर देना। तो मूल्यांकन तो नहीं। प्रभावकारी भाषा कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। भाषा कक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जब भाषा आप सिखाना चाहते हैं तो वार्ता विनिमय सबसे महत्वपूर्ण होगा। अनुकरण तो कराएंगे, लेकिन जब भाषा तभी सिखा सकेंगे जब हम वार्ता का विनिमय करेंगे, वार्ता का आदान प्रदान करेंगे। तो दूसरा विकल्प सही प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, समावेशी कक्षा कक्षे भाषा शिक्षक का अध्यापन समय। समावेशी कक्षा कक्ष में भाषा शिक्षक अध्यापन समय में समावेशी भाषा, ठीक है। अब देखिए क्या देखते हैं। भिन्न अधिगम शैल्या प्रयोगम कृत्वा, भिन्न भिन्न अधिगम शैली का प्रयोग करके तेसाम अधिगम प्रक्रिया में सहयोग कुर्यात्, उनका अधिगम प्रक्रिया में सहयोग किया जाए। तह से व्यवहारम कर्तुम विशिष्ट शिक्षाविदम नियुक्तुम प्राचार्याय निवेदनम कुर्वात्, उनके साथ व्यवहार करने के लिए विशिष्ट शिक्षाविद को नियुक्त करने के लिए प्राचार्य से निवेदन करें। नहीं, ये प्राचार्य जी से निवेदन नहीं करना। विद्यालय तेसाम सट हो रहा, विद्यालय में उनके 6 घंटा शांततया समाप्ता स्यु, शांत पूर्वक समाप्त हो, ये सुनिश्चित करना। ये भी गलत, 6 घंटे समाप्त हो जाए ऐसा नहीं। दुर्बल छात्राणाम सहायम, दुर्बल छात्रों की सहायता के लिए पतिभावता छात्रान निर्देशित, प्रति के लिए छात्रों को निर्देशित करें। दुर्बल छात्रों की सहायता के लिए छात्रों को निर्देशित करें। यहाँ पर समावेशी कक्षा से संबंधित बात है। तो बंधुओं, यहाँ पर एक बात और ध्यान आ रही है कि समावेशी जो कक्षा है वह दुर्बल छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। अच्छे छात्र दुर्बल छात्रों की मदद करते हैं, ऐसा भी भाव मुझे कुछ याद आ रहा है। तो यहाँ पर इसको रोकता हूँ, इसको करता हूँ। चौथा विकल्प कि दुर्बल छात्रों की सहायता के लिए छात्रों को निर्देशित करना, जो तेज छात्र हैं उनको आगे बढ़ाना। आगे देखते हैं। भाषायाम दक्षतायाः कृते अधः स्तनेषु किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम, भाषा की दक्षता के लिए नीचे लिखे हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है?
भाषा की दक्षता देखिए आगे, पाठ्य पुस्तक में पाठ्य के अंत में स्थित अभ्यास प्रश्न करना, अभ्यास प्रश्न करने से भाषा बढ़ेगी। शुद्धताया धारा प्रवाह से च विकास, शुद्धता का धारा प्रवाह का विकास। स्वल्प मूल्यानाम बिना मूल्यानाम व शिक्षण सामग्री उपयोग, मतलब मूल्य और अमूल्य शिक्षण सामग्री का उपयोग, ये तो बिल्कुल गलत है। शुद्ध उच्चारण सह पठनम, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। भाषा दक्षता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, शुद्धता और धारा प्रवाह विकास। भाषा दक्षता सबसे महत्वपूर्ण मुझे विकल्प चौथा लग रहा है बंधुओं, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। अब देखते हैं, एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक, एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक विद्यार्थिना कथन समय से वर्धनम करिष्यति, विद्यार्थियों के कहने के समय की वृद्धि करेगा, विद्यार्थियों के कहने के समय की न्यूनता करेगा, सामूहिक कार्य युगल कार्य को न्यून करेगा, अध्यापक का कहने के समय का वर्धन करेगा, अध्यापक के कहने के समय की वृद्धि करेगा, गलत, ये नहीं। सामूहिक युगल कार्य न्यून करेगा, ये भी नहीं। विद्यार्थी कथन समय न्यून करेगा, विद्यार्थियों के बोलने के समय को कम करेगा, तो उचित नहीं है। एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के कहने के समय में वृद्धि करेगा, ये उपयुक्त सही है। इन चारों विकल्पों में यही सही लग रहा है। फिर देखिए, अक्षर समृद्धम वातावरणम, अक्षर समृद्धम वातावरणम एकम अभिन्नम अंगम अस्ति। अक्षर समृद्ध, बंधुओं प्रश्न के मूल शब्द को पकड़िए कि वो क्या कहना चाह रहा है। अक्षर की समृद्धि, वातावरण एक अभिन्न अंग है। कहाँ का अभिन्न अंग है? अक्षर समृद्धि, पढ़ने का, साक्षरता का, अपना का, पढ़ने का, श्रोता शिक्षण का, विद्यालय का, कक्षा शिक्षण का। तो बंधुओं यहाँ पर बात की जाए तो विद्यालय तो उतना सटीक नहीं बन रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है। अपना और समकक्ष शिक्षण, यहाँ समकक्ष की बात नहीं आ रही है। साक्षरता का, भाषा शिक्षण का, मुझे तो ये सटीक लग रहा है 2 नंबर का विकल्प, साक्षरता का, भाषा शिक्षण का। आगे देखते हैं, बहुभाषिकतावादः संसाधन रूपम इत्युक्ते। बहुभाषिकतावाद, बहुभाषिकतावाद संसाधन रूप में कहा गया। देखिए क्या संसाधन रूप में क्या है? बालक का भाषा में प्रत्येक शब्द का पर्यायवाची शब्द देना चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा का अध्यापन, भाषा का अध्यापन ये नहीं, क्योंकि यहाँ बहुभाषिकता की बात है। युक्ति रूपेण विद्यार्थी नाम भाषाणाम उपयोगा, योजना रूप से विद्यार्थी के भाषा का उपयोग, ये नहीं। वहवी नाम भाषाणाम अध्यापनम, वहवी नाम बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, बहुत सी भाषाओं का अध्यापन करेंगे तो बहुभाषिकतावाद अर्थात का संसाधन बनेगा। बहुत सी भाषाओं का बच्चे को अध्ययन करना चाहिए, प्रत्येकम शब्द से पर्यायवाची शब्द देना चाहिए। नहीं, ये वाला चौथा विकल्प ठीक लग रहा है, क्योंकि वहवी नाम भाषाणाम अध्यापनम, जब बहुत सी भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा तभी बहुभाषिकतावाद का संसाधन स्पष्ट होगा। आगे देखते हैं, अंकितः एका दृष्टिहीना छात्र, अंकित एक दृष्टिहीन छात्र भवता कक्षायाम अस्ति, आपकी कक्षा में है। भवता मतलब षष्ठी व्यक्ति एकवचन, आपकी कक्षा में है। भवान भाषा शिक्षक रूपेण, आप भाषा शिक्षक के रूप में किम कर्तुम अर्हति, क्या करेंगे, क्या करना है। तो देखिए भाषा शिक्षक के रूप में हम क्या करेंगे जब दृष्टिहीन छात्र हमारे सामने है। आपके अध्यापन में चाक्षुष प्रस्तुति नाम वैविध्यन, चाक्षुष प्रस्तुति तो नहीं करेंगे क्योंकि वो छात्र अंधा है। विविधा नाम इंगिता नाम शारीरिक क्रिया नाम, हम अपने शरीर की कुछ क्रियाएं करेंगे वह भी नहीं देख पाएगा, इससे भी उसका संबंध नहीं है। अपनी स्वर शैली और योग्य विराम का प्रयोग करके स्पष्ट भाषा
और स्पष्टवा छू करके अनुभव योग्यानाम वस्तुनाम प्रयोगा कुर्यात्। अनुभव से योग्य वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। ये वाला विकल्प बहुत अच्छा है। अभ्यास के लिए कार्यपत्राणाम, अभ्यास के लिए कार्यपत्र देंगे भी नहीं। ये तीसरा विकल्प बंधुओं सही है। इसमें आगे देखते हैं। प्रत्येक भाषाया, प्रत्येक भाषा का एकम स्वकीयम व्याकरणम अस्ति। प्रत्येक भाषा का एक अपना व्याकरण है। तथा च प्रत्येकम भाषा अस्ति, अतः प्रत्येक भाषा है। राज्येन अनुशासिता, केंद्रेण अनुशासिता, लिपिबद्धा, नियमबद्धा। क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण है, इसका मतलब है कि भाषा नियमबद्ध है। बाकी केंद्र और राज्य से कुछ नहीं। आगे देखिए। त्रिभाषा सूत्रानुसारम तृतीय भाषा अस्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है कि त्रिभाषा सूत्र में तृतीय भाषा क्या है? संस्कृतम, संस्कृतम नहीं। हिंदी, हिंदीतर भाषीणाम, हिंदीतर इतर भाषीणाम, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। हिंदी से दूसरे भाषी जो राज्य हैं के लिए पृथक पृथक, हिंदी और दूसरे भाषी राज्यों के लिए पृथक पृथक। ये तो दूसरी भाषा, ये दूसरी भाषा का विकल्प है। जो प्रथम भाषा द्वितीय भाषा, तो द्वितीय भाषा का विकल्प ये सही है, लेकिन यहाँ पर तृतीय पूछा गया है। काचित अपनी विदेशी भाषा, काचित विदेशी, हाँ ठीक लग रहा है। संपूर्ण देश से समाना, ये तो नहीं। काचित अपनी विदेशी भाषा, क्योंकि उसमें अंग्रेजी भाषा आती है, तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पर ठीक है। अब देखिए अंतिम प्रश्न। एका शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति संदेशम आधृत्य एकम विज्ञापनम पत्रम कक्षायाम आनीय भित्त्युपरि लेपयति। एक शिक्षिका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश को आधार मानकर एक विज्ञापन पत्र को कक्षा में लाकर दीवार पर लगाती है। ध्यान से निरीक्षण करके तत्पर एक परिच्छेदम लेख तुम लिखने के लिए छात्रों को निर्देश करती है कि इस पर, इसको देखो और इस पर आधारित एक परिच्छेद लिखो, ऐसा निर्देश देती है। अत्र भाषा शिक्षिकाया, यहाँ भाषा शिक्षिका के द्वारा प्रयुक्तम विज्ञापन पत्र अस्ति, प्रयोग किया गया विज्ञापन पत्र है। तो प्रश्न बंधु यह है, यहाँ भाषा शिक्षिका के द्वारा प्रयोग किया गया विज्ञापन पत्र क्या है? अभिन्न सामग्री है, आवश्यक सामग्री है, अनावश्यक सामग्री है, या प्रामाणिक सामग्री है? अनावश्यक सामग्री तो नहीं है, तो हटा दीजिए। अभिन्न सामग्री ये भी नहीं है। आवश्यक सामग्री हो सकता है, प्रामाणिक सामग्री हो सकता है। तो बंधु आवश्यक सामग्री इसलिए नहीं है कि ये बहुत जरूरी नहीं है कि बिना उसके वो पढ़ा नहीं सकती, तो आवश्यक तो नहीं है। तो ये प्रामाणिक सामग्री इसलिए है क्योंकि वो प्रमाणित विज्ञापन को लेकर आई है और उसके आधार पर उसने बच्चों को निर्देश किया कि आप इसको लिखें। तो प्रामाणिक सामग्री मेरे विचार से ये विकल्प बिल्कुल उचित है। तो बंधुओं, ये जो प्रथम भाषा का के रूप में जिन्होंने संस्कृत को चुना था, उनका एक प्रश्न पत्र CTET का, जो कि 31 जनवरी 2021 को हुआ है, उसके विकल्प मैंने आपको बताए। अब द्वितीय भाषा का चयन जिन्होंने किया है, उनके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और शीघ्र ही आपके सामने लाऊंगा। मेरा निवेदन है आपसे कि जिन्होंने मेरे चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं लगातार आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित, हिंदी और संस्कृत से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ न कुछ बताता रहूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम।